नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का वीडियो अपना रहेगा साइकोलॉजी से संबंधित। साइकोलॉजी यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रीट, इन तीनों में साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं और तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। ये मैंने आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में जो री एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप ए का, वहाँ से प्रश्न उठाए हैं और बहुत ही शानदार और लेवल के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपके सर्वाधिक सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, पियाजे और कोहलबर्ग, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा समझ के आते हैं। और ये पियाजे का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही शानदार रहेगा। वो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, उसके बाद आप पियाजे से कभी क्वेश्चन गलत करोगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि सभी जो मैं विश्लेषण करूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, ये रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तीनों में काम आएगा, ये ध्यान रखना आप। साइकोलॉजी का बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तिता को समझने लगता है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, साइकोलॉजी आप जब भी पढ़ो, इंग्लिश वर्ड आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। जिनका इंग्लिश वर्ड है वो सिर्फ हिंदी वालों से अगर पढ़े उनसे 50% वैसे आगे हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी में नाम चेंज हो जाते हैं, इंग्लिश में वही नाम रहेगा। यहाँ रिवर्सिबिलिटी की पूछा जा रहा है कि रिवर्सिबिलिटी की समझ कौन सी अवस्था में आ जाती है। तो आइए हम पूरा देखते हैं विश्लेषण से, एक अलग से पेज ले लेते हैं। हाँ, तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई, आप सुन लेना और उसके बाद अपने नोट्स में ऐड कर लेना। 4 अवस्थाएं बताई थी। एक बताई थी संवेदपेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदपेशी अवस्था, ये इन्होंने उम्र मानी थी 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष होगी पहली अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये इनकी दूसरी अवस्था थी। इसकी अवस्था थी 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये थी 7 से 11। और चौथी अवस्था थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त, इसका इंग्लिश वर्ड भी आप ध्यान रखना। पहली सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी अविष्कारक ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्था थी। इन चारों अवस्थाओं की इन्होंने अलग अलग विशेषता बताई थी। पहली अवस्था संवेदपेशी अवस्था, इसमें इन्होंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें होती है। सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया था वस्तु स्थायित्व की समझ इसमें होती है। वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। वस्तु स्थायित्व का ये मतलब है कि कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है, जो बच्चा खेल रहा है, उसके बाद हम उसको छुपा लें, मान लो कोई छुपा लिया वस्तु को, तो बच्चा ये समझ जाएगा कि हाँ ये वस्तु है, इन्होंने ये छुपा ली है। 3-4 माह तक तो ये अवस्था वस्तु स्थायित्व तो नहीं होता है, लेकिन 8-9 माह और साल 1 साल या 1.5 साल आते आते ये समझ विकसित हो जाती है बच्चों में। तो वस्तु स्थायित्व इसमें रहा था। उसके अलावा कोज इफेक्ट यानी कार्य प्रभाव, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कार्य प्रभाव, नैसर्गिक आकृति कल्प यानी इनेट स्कीमा, और वस्तु स्थायित्व हो गया। ब्लैक एंड बॉल स्टडी, उसके अलावा तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान यानी प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिफाई, ये सभी चीज़ें वो आ जाती है संवेदपेशी अवस्था में। ये सभी इसमें आ जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, उसके अलावा कोज इफेक्ट, उसके अलावा प्रिमिटिव सेंस आइडेंटिफाई, और एक हो गया ब्लैक एंड बॉल स्टडी। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक की कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे जादुई चिंतन, मैजिकल थिंकिंग, उसके अलावा एकलाप यानी मोनोलॉजी, उसके अलावा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति यानी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, ये इसमें आ जाता है। उसके अलावा रोल प्ले, मेक बिलीव प्ले, ये सभी भूमिका निर्वहन, स्वांग करना, यानी जो खेल खेलते हैं उस टाइम स्वांग करना, जैसे हमारे ये निंजा वाला रहता है ना, वैसे बनने की कोशिश करना, तो ये सभी आते हैं दूसरी अवस्था में यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। इसमें कौन कौन से आएंगे, एक मेक बिलीव प्ले, आप ध्यान रखना, लिख लेना, सुन लेना ध्यान से, एक बार समझ नहीं है तो 2 बार सुन लेना, मेक बिलीव प्ले। उसके अलावा मैजिकल थिंकिंग, उसके अलावा मोनोलॉजी यानी एकलाप, ये सभी चीज़ें। एकलाप मतलब बच्चों द्वारा खिलौनों से अपने आप से बातें करना,
अपने आप से वो इस दूसरी अवस्था में आएंगी। इसमें कमी कौन सी है ये भी ध्यान रखना है, इस अवस्था में कौन सी कमी है वो इस अवस्था में पाई जाती है। तो वो होगी, एक तो मान लो रिवर्सिबिलिटी है, यानी पलटावी चिंतन वो नहीं कर पाएगा। पलटावी चिंतन का मतलब है, मान लो आपने बच्चे को बताया कि 3 × 2 = 6 होते हैं, बच्चा ये कर लेगा 3 × 2 = 6, लेकिन आप जैसे इसको कहोगे कि 6/2 बराबर कितने होते हैं, तो यहाँ बच्चा ये नहीं कर पाएगा। ये तर्क अभी तक विकसित बच्चे में नहीं होता है, यानी रिवर्सिबिलिटी की क्षमता बच्चे में नहीं होती है। एक संरक्षण की कमी होती है, मान लो संरक्षण की कमी यानी लैक ऑफ कंजर्वेशन। जैसे मान लो कोई वस्तु है, 2 बोतलें हमने दे दी, एक बोतल में हमने पानी डाला, मान लो पानी की मात्रा दोनों बोतलों में सेम ही है, लेकिन एक हमने लंबी बोतल रखी, एक थोड़ी छोटी लेकिन चौड़ाई में रखी, तो बच्चा लंबी वाली जो बोतल है उसमें कहेगा कि पानी अधिक है, लेकिन पानी तो दोनों बराबर ही है, यानी संरक्षण की कमी है बच्चे में, ये कमी पाई जाती है इसमें। लेकिन जो ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, यहाँ ये कमी पूरी हो जाती है, यानी पलटावी चिंतन यहाँ क्षमता विकसित हो जाती है, संरक्षण की जो कमी थी वो विकसित हो जाती है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं बच्चे, ये सभी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाता है। उसके बाद ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था वाला हो गया, और उसके बाद अंतिम जो ये अपना रह गया, ये लास्ट अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसमें आएगा आगमनात्मक और निगमनात्मक चिंतन वाला, ये इसी में आएगा। एक और विचारशील चिंतन, विचारशील चिंतन आप ध्यान रखना, विचारशील चिंतन इसका इंग्लिश नेम है रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, ये आएगा अमूर्त में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम अपने प्रश्न पर जाते हैं कि क्या था उसका आंसर। क्वेश्चन ये कि रिवर्सिबिलिटी कौन सी अवस्था में विकसित होती है, तो पहली अवस्था थी ये प्री मूर्त सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में तो ये कमी होती है, लेकिन जैसी अगली अवस्था आती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ ये समझ विकसित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के समूह के अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। यानी कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे और प्रत्येक स्तर में 2 अवस्था बताई थी, यानी 3 स्तर और टोटल अवस्थाएं होगी 6 अवस्था। 6 अवस्थाओं में उन्होंने अलग अलग विशेषता बताई थी, वो भी हम देख लेते हैं, अलग से पेज लेते हैं, ध्यान से सुनना है दोस्तों, आगे आपके काम आएगा। अलग से पेज ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो कोहलबर्ग इन्होंने 3 स्तर बताए थे, 3 स्तर अलग अलग देख लेते हैं हम। पहले स्तर को इन्होंने नाम दिया था, पहला स्तर ये हो गया प्राक रूढ़िगत, आप ध्यान रखना प्राक रूढ़िगत। दूसरे स्तर का इन्होंने नाम दिया था रूढ़िगत, और तीसरे स्तर का इन्होंने नाम दिया था उत्तर रूढ़िगत या पश्चिम रूढ़िगत। इसके अलावा और नाम दिए थे पूर्व परंपरागत, बीच वाला परंपरागत, ये पश्चिम परंपरागत। इसके अलावा और नाम दे तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये नाम थे इनके। प्रत्येक की 2-2 अवस्था बताई थी इन्होंने, यानी प्रथम स्तर की 2 अवस्था बताई थी, 2 अवस्था, इनके नाम इन्होंने अलग अलग दिए थे। इनकी 2 अवस्था, पहली अवस्था का नाम क्या था, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञा एक चीज़, और प्राक ये जो उम्र है इसकी 3 से लेकर 9 वर्ष की अवस्था बताई थी, नैतिक अवस्था 3 से 9 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें 2 अवस्था, पहली अवस्था दंड एवं आज्ञाकारिता, अगर इंग्लिश वर्ड की हम बात करें तो पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ये नाम दिया था इन्होंने। और दूसरी जो अवस्था था इसमें इसने कहा था इंस्ट्रूमेंटल, नाम दिया था इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। उसके बाद रूढ़िगत अवस्था के भी इन्होंने 2 अवस्था बताई थी। रूढ़िगत अवस्था इन्होंने इसमें बताया था, एक तो बताया था सोशल अप्रूवल, ध्यान रखना है अप्रूवल, APPROVAL अप्रूवल, और दूसरा बताया था सोशल ऑर्डर, ORDER ऑर्डर, सोशल अप्रूवल, सोशल ऑर्डर। और लास्ट जो अवस्था बताई थी इन्होंने भी इसमें 2 भाग किए थे, एक तो बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक नाम दिया था इथिकल, यूनिवर्सल इथिकल, यानी एक नाम दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक नाम दिया था यूनिवर्सल इथिकल,
और ये इन्होंने कहा था कि यहाँ इस अवस्था में इस नैतिकता का बहुत कम, ये यानी उच्चतम नैतिक अवस्था है, ये इथिकल वाली उच्चतम अवस्था है। तो आइए इसका विस्तार से हम अलग से नैतिक वाला लाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इसमें क्या है नैतिकता, प्राक रूढ़िगत में क्या है, रूढ़िगत में क्या है, उत्तर रूढ़िगत में क्या है, अलग अलग विशेषता बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी विशेषता रहती है, इसमें क्या विशेष, सब अलग से देखेंगे। अभी आपको सीधा बताया है कि ये स्तर है प्राक रूढ़िगत, इसमें 2 अवस्थाएं, ये रूढ़िगत है इसमें 2 अवस्थाएं, और ये उत्तर पश्चिम ये हो गई इसमें भी 2 है। इसको परंपरागत बोलते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत, इस प्रकार इसका डिवाइड किया गया था। तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि उसका क्या आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, कोलबर्ग ने परंपरागत का नाम दिया, तो कौन सी अवस्था होगी, दूसरी अवस्था, यानी ये दूसरी अवस्था की बात कर रहा है, दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था में हमने देखा था कि आया था 2 चीज़ें आई थी, एक सोशल ऑर्डर और एक सोशल अप्रूवल, 2 चीज़ें थी। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया कि परंपरागत नैतिक अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं को सही कूट करना है। तो इसमें एक तो हो गया ये देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता, ये पहली अवस्था की विशेषता थी, ये इसमें है नहीं। सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इसमें नहीं है, ये थी तीसरे स्तर की पहली अवस्था, ये दोनों इकट्ठ हो गई। उसके बाद सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत, ये भी नहीं था, ये लास्ट अवस्था थी, तीसरे स्तर की लास्ट अवस्था सबसे उच्चतम वाली। और पीछे एक बची गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, बस यही एक जो बची है वो है। तो इसमें केवल सी होगा इसका राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें एक कथन सही बताना है। तो पहला ऑप्शन है विकास पूर्व अनुमानित होता है, बिल्कुल होता है। विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, नहीं, पूर्ण से अंश की ओर बढ़ता है, ये बात गलत है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, ये भी गलत है। विकास वर्तुलाकार होता है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, यानी ये देखो इंटीग्रेटेड होते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ये बात सही है। यानी ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो ये आते हैं अटेंशनल में, यानी अवधानात्मक अवस्था में ये आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बंडूरा वाला भी हम अलग से वीडियो देखेंगे, अलग वीडियो लाएंगे, एक शानदार टॉपिक है ये बंडूरा वाला। बंडूरा हो गया, पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, उसके अलावा अपने ये हो गया ये फ्राइड वाला, ये तो बहुत शानदार है। फ्राइड, पियाजे और नैतिक, ये तीनों यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगा अलग से वीडियो लाके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधानात्मक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं और उपयुक्त केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, यानी हमें सही बताना है। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, बिल्कुल सही है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल होती है। यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों आवश्यक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है, यानी हमें सही विशेषता नहीं वाला छांटना है। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है। ये समझ पर आधारित है। अधिगम का मापन जो आधार होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है, पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है, बिल्कुल होता है। थकान और परिपक्वता आदि से परिवर्तन को अधिगम ये नहीं है, ये इसका नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है, यानी परिस्थिति परीक्षण कौन सा, सिचुएशनल टेस्ट का उदाहरण नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से नहीं है। समाज मिति ये भी है, साइकोड्रोमा ये भी है, सैन्य स्थिति परीक्षण ये भी है, लेकिन MMPI ये नहीं है। MMPI जो है वो है सेल्फ रिपोर्ट मेजर की, ये है सेल्फ रिपोर्ट मेजर की, इसकी ये है उदाहरण है इसका, ये MMPI। इसमें भी अलग अलग परीक्षण होते हैं, जैसे स्वयं प्रतिवेदक मापक यानी सेल्फ रिपोर्ट मेजर, इसमें आ जाता है MMPI।
प्लस IJ व्यक्तित्व प्रश्नावली प्लस 16 PF, ये कैटेगरी की 16 PF आ जाती है। उसके बाद इसकी व्यक्तित्व आंकलन की एक आती है प्रक्षेपित तकनीकी यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसमें रोड शाही दबाव परीक्षण हो गया, कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण हो गया, वाक्य पूर्ति परीक्षण हो गया, शब्द सारित्री परीक्षण हो गया, रोजेनविंग का चित्रकूट हो गया। उसके बाद आता है बिहेवियरल एनालिसिस यानी व्यवहारात्मक विश्लेषण, उसमें आता है साक्षात्कार आता है, प्रशिक्षण आता है, स्थिति परख आता है और निर्धारण आता है यानी रेटिंग आता है, सिचुएशनल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू, ये सभी आते हैं व्यवहारात्मक विश्लेषण परीक्षण में। ये सभी अलग अलग इसी के अंतर्गत आ जाता है नाम निर्देशन यानी नॉमिनेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MMPI, यही इसका राइट आंसर है। ये आ जाता है सेल्फ रिपोर्ट इस वाले में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूरे जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन की क्रियाविधि का ये उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो ये होता है रिग्रेशन में यानी प्रतिगमन का ये उदाहरण है, प्रतिगमन होगा इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमें मिलान करना है, परीक्षण है और उनके निर्माताओं के नामों का मिलान करना है। सबसे पहले पास एलोंग परीक्षण, तो पास एलोंग परीक्षण ये था अलेक्जेंडर का, यानी पहले में 2 हो जाएगा, तो पहले में 2 यानी 2 और 4 इन 2 में, बाकी 2 इकट्ठी हो गई। उसके बाद संस्कृति मुक्त परीक्षण ये केटल का है, दूसरे में 3 होगा, दूसरे में 3 यानी इस एक में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। सम्मेलन ये जेजोंग का है, ये ध्यान रखना आपको अपने नोटबुक में ये डाल लेना, IQ वाला टर्मन का हो ही गया, तो इसका राइट आंसर ये 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि युंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्ररूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधन निम्न में श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। किसमें? यानी जो टाइपोलॉजी का, समाज सेवी का, राजनीतिज्ञ का, ये सभी किस में आते हैं? तो ये बहिर्मुखी में आएंगे, यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दिया, तो ये बहिर्मुखी का ये उदाहरण है, ये बहिर्मुखी आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने यानी स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार, तो ये स्वयं का आगे यानी इंट्रा हो जाएगा इसमें, तो एक इंटरपर्सनल और एक इंट्रा, ये इसी में आ जाएगा 2 नंबर में। तो इसका अंतर्व्यक्तिक कौशल ये आपको ध्यान रखना, इंग्लिश वर्ड में ध्यान रखना, ये इंट्रापर्सनल में आ जाता है, स्वयं की बात आती है वहाँ इंट्रापर्सनल में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो ये आएगा इसमें संज्ञानात्मक ये इसमें आ जाएगा, सॉरी ये मानवतावादी इसका है, ये मानवतावादी ये इसमें आ जाएगा, यानी व्यक्तिगत की बात कर रहा है, भाग्य चयन, स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर, ये मानवतावादी आएगा, इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण किसका है? तो कोर्स के परीक्षण, एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, ये नहीं बाह्य विप्रेरणा है, ये बाह्य विप्रेरणा का ये उदाहरण है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैं ये आंसर बता रहा हूँ ये आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, जो RPSC ने फाइनल आंसर की मानी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा BK पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? उप परीक्षण कौन सा नहीं है? तो ये सामान्य उपयोग परीक्षण ये नहीं है इसका उप परीक्षण, यूजुअल यूजेज टेस्ट ये नहीं होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। तो ये एक समझ पर आधारित है, स्वयं के अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, तो ये इसका यही आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है, स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्ष्य के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। तो यह घटक किसका है? तो ये है संज्ञानात्मक, यानी एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित अभिवृत्ति, ये संज्ञानात्मक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। तो ये है स्वतंत्र, इसका होगा स्वतंत्र, ये नहीं होगा अंतर्निर्भर पर ध्यान रखना। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है, तो वो है स्वतंत्र दृष्टिकोण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। तो
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।